हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, इसमें मैंने पॉइंट वाइज सब कुछ बनाया है। इसमें पहले है परिचय, फिर है फसलों के प्रकार पढ़ेंगे, फिर हम कृषि का सफर पढ़ेंगे कि कैसे कृषि की शुरुआत हुई, फिर हम पढ़ेंगे खाद बनाम उर्वरक, और फिर हम पढ़ेंगे सिंचाई के तरीके। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है भोजन हमारी ऊर्जा का स्रोत। तो इसमें हम ये जानेंगे कि हमारी थाली तक भोजन कैसे पहुंचता है। सभी सजीवों को जीवित रहने और बढ़ने के लिए भोजन से मिलने वाली ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन मनुष्य सहित सभी जंतु अपना भोजन पौधों या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो यहाँ पे फसल का एक परिभाषा भी आ गया है आपके पास कि फसल किसे कहते हैं पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसको फसल कहते हैं। अब इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कभी आप खेत में गए होंगे तो खेत में देखा होगा कि आपने या तो गेहूं का ही ज्यादा पौधा उगा है, या कभी आपने देखा होगा कि चावल का उगा है। बस चावल का ही है तो चावल चावल ही उग रहा है, पूरा धान का ही खेत है ना। ऐसा नहीं होता कि धान की जगह धान भी है, थोड़ा में कुछ और भी लगा दिए, उसके बाद कुछ और भी लगा दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो खेत में क्या होता है, बड़े पैमाने पे फसल उगाई जाती है, और एक कैसे होते हैं तो एक जैसी होते हैं। बस धान की खेती होती है, या तो फिर गेहूं की खेती होती है ना, या फिर गन्ने की खेती होती है, मक्का की खेती होती है। तो कभी देखते हो कि एक जैसे ही पौधे होते हैं, है ना। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पे बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं, ठीक है, तो इसे फसल कहते हैं। अब बड़े पैमाने पे उगाने के लिए हमें बड़ा स्थान भी चाहिए होता है, तो वो होता है खेत। ठीक है, अब हम आते हैं फसलों के प्रकार पे। ठीक है, अब फसलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसको हम पढ़ते हैं। तो भारत में क्या है, भारत में मौसम के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब क्या है पहला, तो पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। तो खरीफ फसल के बारे में हम देखते हैं क्या है। तो आप फोटो से समझ सकते हो कि धान का है ये पौधा, और ये खरीफ वाले में ये डाला गया पौधा दिख रहा है हमें। तो आइए हम देखते हैं क्या है खरीफ फसल क्या है। वर्षा ऋतु, जून से सितंबर। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जून से सितंबर तक जो है वो वर्षा ऋतु जो होती है, बरसात होती रहती है। ठीक है, तो खरीफ फसल को क्या कहते हैं, इस फसल को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे वर्षा ऋतु में ही बोते हैं। ठीक है, और वर्षा ऋतु में होने वाले फसल को हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल। तो कोई पूछेगा खरीफ फसल क्या होगा, तो खरीफ फसल कह सकते हैं ऐसा फसल जो वर्षा ऋतु जून से सितंबर के बीच में बोया जाता है, उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। और ये समझने के लिए यहाँ दिया गया है कि इस फसल को बोते समय क्या होता है, अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, और पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इन्हें क्या होती है, बहुत पानी की आवश्यकता होती है बड़ा होने के लिए। ठीक है, अब पानी की आवश्यकता होती है आपको कि गर्मी में क्यों नहीं होता, हम बोरिंग से कर लेंगे। तो बोरिंग से पानी में निकालने में क्या होगा कि बोरिंग से हम पानी तो निकाल लेंगे, लेकिन गर्मी के समय में कहीं कहीं सूखा भी पड़ता है ना। और ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, हम ज्यादा पानी निकालेंगे तो क्या होगा, धरती के नीचे पानी का जो लेवल है वो भी कम होगा, तो वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना हुआ, है ना। तो हम लगातार पानी भी नहीं दे सकते हैं इसको बोरिंग से निकाल के, है ना। इसलिए इसे वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, जो है जून से सितंबर का महीना। ठीक है, और इसके उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास फसल पे। ठीक है, तो रबी फसल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गेहूं का पौधे का फोटो है, गेहूं का फोटो है ना। तो रबी फसल क्या है, शीत ऋतु, अक्टूबर से मार्च करते हैं, शीत ऋतु में ही उगाते हैं। इस देश में शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, तो गर्मी में ही ये पकता है। ठीक है, इसे कहते हैं रबी फसल। तो ऐसे फसल जो शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च के बीच उगाए जाते हैं, ठीक है, जिस फसल को बोते समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, उसे हम रबी फसल कहते हैं, जिसके उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी।
ठीक है, ये सब आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका नाम है coachingcraze.com। ठीक है, इसमें आप नोट्स भी बना सकते हैं अभी, और आप बाद में भी जब भी है आप फ्री में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, कृषि का सफर कैसे शुरू हुआ। ठीक है, उसको बारे में जानते हैं हम आज। आइए, तो कृषि का सफर कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या है, फसल उगाना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, जो हम फसल उगाते हैं उसका एक व्यवस्थित प्रक्रिया के हिसाब से उगाते हैं कि पहले हमें क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है ना। तो अलग अलग मैंने पॉइंट्स आपको समझाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह सफर मिट्टी तैयार करने से शुरू होकर फसल के भंडारण तक जाता है। ठीक है, जो कृषि का सफर है वो क्या होता है, यह सफर मिट्टी तैयार करते हैं पहले, और वहां से क्या होता है, फसल के भंडारण, मतलब फसल को जो हम स्टोर करेंगे, आप पकाएंगे, आप जब बोएंगे फसल फसल को, उसके बाद क्या है, आप उसको भंडारण भी करेंगे, है ना। तो अब ये हम देखते हैं पहला क्या है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं। किसी फसल को उगाने से पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। ठीक है, तो फसल उगाने से पहले यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिट्टी को पलटना और उसे ढीला करना, जिसे पोला करना बोलते हैं, उसे हम जुताई कहते हैं। तो जुताई किसे कहते हैं, जैसे आपने तो सुना होगा खेत जोतना है, खेत जोतना है, तो भाई खेत जोतना क्या होता है, जुताई किसे कहते हैं। तो फसल उगाने से पहले ये सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि जुताई किसे कहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि जुताई में हम मिट्टी को पलटते हैं और उसे पोला करते हैं, है ना। इसी प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। ठीक है, जुताई से क्या फायदा होता है, तो इसमें जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और आसानी से सांस ले पाती हैं। ठीक है, जुताई के लिए हल, कुदाली और कल्टीवेटर जैसे औजारों का उपयोग किया जाता है ना। हल से हम जुताई करते हैं, कहीं आप देखते हो ट्रैक्टर के पीछे हल जैसा लगा होता है, उसी को हम कल्टीवेटर कहते हैं, उससे भी करते हैं, है ना, कुदाल से करते हैं, है ना। तो ये पहला जो स्टेप है वो क्या है, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, तो हम मिट्टी को जुताई करके मिट्टी तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बुआई पे। जब मिट्टी तैयार होगी तो हम कहाँ जाएंगे, बुआई पे। तो बुआई क्या होता है, खेत में बीजों को बोना बुआई कहलाता है। ठीक है, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले, साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को उचित दूरी और गहराई पे बोना चाहिए। इसके लिए परंपरागत कीप जैसे औजार या आधुनिक सीड ड्रिल मशीन का उपयोग होता है ना। तो पहला तो हमने मिट्टी तैयार कर लिया। अब दूसरा क्या आते हैं, जब मिट्टी तैयार हो गया तो हम क्या करेंगे, बुआई करेंगे। तो बुआई में क्या होते हैं, खेतों में बीजों को बोना ही बुआई कहलाता है। ठीक है, अब बोने से पहले हम क्या करते हैं, तो बोने से पहले हम बीजों का चयन करते हैं। और बीजों का चयन कैसे करते हैं, तो बीजों को हम देखते हैं कि क्या उसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, साफ है या नहीं है, बीज स्वस्थ है या नहीं है। अगर ये सब चीज नहीं होगा तो फिर क्या है, आपका फसल सही नहीं उगेगा। आप जब आप उसको मार्केट में बेचोगे तो उसका सही दाम भी नहीं मिलेगा, आपको नुकसान भी हो जाएगा, किसान को नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को देखते हैं, स्वस्थ बीज को देखते हैं और साफ बीज को देखते हैं। ठीक है ना, तो बीज स्वस्थ होना चाहिए, साफ होना चाहिए और अच्छी गुणवत्ता वाले होना चाहिए। और इसे बुआई करने के लिए हम क्या करते हैं, बुआई करने के लिए हम परंपरागत कीप जैसे औजार या फिर आधुनिक सीडिंग मशीन का उपयोग हम करते हैं। और बुआई करने के लिए क्या हम देखते हैं, तो बीजों को उचित दूरी और गहराई पे हम बोते हैं ना, ताकि वो फसल एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पे उगे, ताकि वो अच्छे से सांस ले पाए और फसल भी अच्छी हो। ठीक है, अब हमने पहले मिट्टी तैयार कर लिया, अब हमने बुआई कर लिया, अब हम क्या करेंगे, खाद और उर्वरक देंगे। तो फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, आप देखते होंगे कि किसी भी खेत में जो फसल है वो हमेशा कुछ ना कुछ किसान जो है फसल उगाता है। कभी धान उगाया है, फिर गेहूं उगाता है, कभी मक्का उगाता है ना, कभी गन्ना उगा देता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ फसल उगाता रहता है किसान। ठीक है, मौसम दर मौसम। तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी के में जो पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, है ना। तो इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद, जिसको हम जैविक कहते हैं, और उर्वरक रासायनिक होता है। ठीक है, खाद क्या होता है, जैविक होता है, और उर्वरक रासायनिक होता है जो केमिकल से बनता है ना। रासायनिक मतलब केमिकल से बनने वाला। तो इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद या उर्वरक देते हैं। ठीक है, और खाद और उर्वरक दोनों देते हैं। ठीक है, तो खाद से मिट्टी का गठन सुधरता है, जबकि उर्वरक विशेष पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब हम खाद और उर्वरक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
खाद बनाम उर्वरक में, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि खाद क्या करता है और उर्वरक क्या करता है। ठीक है, तो हमने मिट्टी तैयार किया, बुआई किया और खाद उर्वरक दे दिया। अब क्या करेंगे हम? सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई किसे कहते हैं? फसलों को सही समय और नियमित अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, फसलों को सही समय और नियमित अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के कई तरीके होते हैं। पारंपरिक तरीके में मोटरहट और आधुनिक जो विधि है, आधुनिक जो तरीके हैं उसमें क्या है? छिड़काव तंत्र और दीप तंत्र, जो पानी की बचत भी करती है। जो आधुनिक तरीका है उससे पानी का बचत भी होता है, पानी बर्बाद नहीं होता था। और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, अगले में। ठीक है, तो अब हम सिंचाई कर ली। सिंचाई से के बाद क्या करना है? हमें खरपतवार से सुरक्षा करना है। तो पांचवा नंबर क्या आएगा? खरपतवार से सुरक्षा। खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इन्हें हटाना आवश्यक है क्योंकि ये फसल के पोषक तत्व, जल और प्रकाश ले लेते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ठीक है, जो हम खुरपी से या खरपतवार नाशी रसायनों के छिड़काव से की जाती है। ठीक है, तो खरपतवार भी उसके साथ उग जाते हैं। देखते होंगे कि फसल के आसपास में घास जैसा कुछ कुछ उग जाता है, उसे हम खरपतवार कहते हैं, जो अवांछित पौधा है ना। तो इसको हमको हटाना होता है, क्योंकि क्या है कि जो आपका, मान लो कि आपने गेहूं उगाया, तो गेहूं के साथ साथ दो चार पौधे और भी उग गए अगल बगल में, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो भी पोषक तत्व तो लेंगे, जल लेंगे, प्रकाश तो लेंगे। प्रकाश में चलिए आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी से जो जल और पोषक तत्व तो ले लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके गेहूं का तो खाना बट गया, आपके गेहूं का तो बस फसल बच, जो आपके गेहूं का पोषक तत्व, तो थोड़ा सा वो भी पौधा ले लेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा? मिट्टी में कमी आ जाएगी। जैसे मान लो कि आपके थाली में जितना खाना आपको दिया जाता है खाने के लिए, उससे अगर कोई थोड़ा सा दूसरा भी खाया तो आपका क्या होगा? आपको कम खाना मिलेगा, है ना। और आपको हमेशा कम खाना मिलेगा तो आप धीरे धीरे कमजोर हो जाओगे। उसी तरीके से अवांछित पौधे जो मिट्टी से पोषक तत्व और जल ले लेते हैं, ठीक है, उसको हटाना जरूरी होता है, ताकि जो भी पौधा वहां उगाया गया है उसको अच्छे से पोषक तत्व और जल मिले। ठीक है, और ये अवांछित पौधों को हटाने को हम क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। ठीक है, जो खुरपी से या खरपतवार नाशी रसायनों के छिड़काव से की जाती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप रहे हैं, चरण दर चरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अब हम आते हैं कटाई पे। अब क्या करेंगे? पहले मिट्टी तैयार कर लिया, फिर बुआई कर लिया, फिर खाद उर्वरक भी दे दिया, अब सिंचाई भी कर लिया, खरपतवार से सुरक्षा भी कर लिया। अब जो पौधा बड़ा हो गया तो हम क्या करते हैं? कटाई करते हैं। तो फसल के पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। यह कार्य दराती से, हाथ द्वारा या हार्वेस्टर मशीन से किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्टर मशीन होता है जो फसल को काटता है। और हार्वेस्टर मशीन फसल को काटता है, वो बड़ा सा मशीन होता है। जब खेत बहुत बड़ा है, ज्यादा फसल उगाया हुआ है, बहुत ज्यादा पैमाने पे उगाया हुआ है, तो हाँ, हम हार्वेस्टर मशीन का करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े किसान। तो इसके बाद क्या करते हैं हम? जब हमने फसल को काट लिया, तो हम क्या करते हैं? थ्रेसिंग प्रक्रिया द्वारा दानों को भूसे से अलग किया जाता है। थ्रेसर मशीन तो आपने देखा ही होगा, है ना, बहुत बच्चों ने देखा होगा थ्रेसर मशीन, है ना, गाँव में चलता है, जिसके लिए कंबाइन मशीन का उपयोग होता है। तो उसी थ्रेसर मशीन को हम कंबाइन मशीन ही कहते हैं, लेकिन गाँव में जो है लोकल भाषा में हम, आम बोलचाल की भाषा में उसे हम थ्रेसर मशीन कहते हैं। और जो प्रक्रिया होती है उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो थ्रेसिंग द्वारा क्या होता है? दानों को भूसे से अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगला। अब भूसे से दाने को जब हम अलग कर लिए हैं तो क्या करते हैं? भंडारण। अब उसका हम भंडारण करेंगे। तो भंडारण कैसे करेंगे? तो उत्पादन को लंबे समय तक सुरक्षित रहने के लिए उसे नमी, कीटों, चूहों और सूक्ष्म जीवों से भी बचाना जरूरी है। इसके लिए दानों को पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर उन्हें जूट के बोरों, धातु के पत्रों, साइलो या भंडार गृहों में रखा जाता है। तो जब हम फसल को काट लेते हैं, थ्रेसर मशीन से थ्रेसिंग करके उससे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको हमको सुरक्षित भी रहना है, ताकि मार्केट में भी बेचना है। अब सुरक्षित रहने के लिए क्या है? उसको हम नमी से भी बचाना पड़ेगा, कीटों से भी बचाना होगा, चूहों से भी बचाना पड़ेगा, सूक्ष्म जीवों से भी बचाना होगा। नहीं तो फसल क्या होगा? खराब हो जाएगा, और खराब फसल जो है मार्केट में नहीं बिकेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? दानों को पहले धूप में सुखाते हैं और फिर क्या करते हैं? उसे बोरे में या किसी लोहे के बर्तन में, बड़े से बर्तन में, ठीक है, या भंडार गृह में हम उसे
स्टोर रूम में रख देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कृषि का सफर। तो पहले हम मिट्टी तैयार कर लिए, फिर हम उसका बुआई कर लिए, फिर उसका हम खाद उर्वरक डाल दिए, फिर हमने सिंचाई कर लिया, फिर हमने खरपतवार से सुरक्षा भी कर ली, और जब फसल बड़ा हो गया तो हमने कटाई की, और कटाई होने के बाद हमने क्या की, भंडारण की। तो इस सब में आपने अलग अलग डिफिनीशन भी, आपको अलग अलग जो परिभाषा है, जैसे जुताई किसे कहते हैं वो भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, बुआई किसे कहते हैं वो भी आपने समझ लिया, खाद उर्वरक डालते हैं वो भी आपने समझ लिया, खाद और उर्वरक बारे में मैं आपको अलग से भी बताऊंगा अलग टॉपिक में। ठीक है, और सिंचाई किसे कहते हैं इसे भी समझ लिया, खरपतवार से स्वच्छता कैसे करते हैं वो भी समझ लिया, कटाई कैसे करते हैं और भंडारण करते हैं वो भी समझ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं खाद बनाम उर्वरक, जिसमें आप पढ़ेंगे कि खाद क्या करता है और उर्वरक क्या करता है। ठीक है, तो पौधों को पोषण देने के लिए खाद और उर्वरक दोनों का उपयोग होता है, लेकिन वो बहुत भिन्न होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। खाद अलग है और उर्वरक अलग है, खाद जैविक होता है, उर्वरक रासायनिक होता है। ठीक है, तो अब नीचे दिए गए चार्ट और तालिका से हम उसके मुख्य अंतर को समझते हैं। अब क्या है, गुणों की तुलना। अब देखो, जो लाल कलर में दिखाया जा रहा है वो उर्वरक है, और जो खाद है वो हरा कलर में दिखाया गया है। ठीक है, अब पोषक तत्व देखते हैं। पोषक तत्व का यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है कि पोषक तत्व किसमें ज्यादा है। तो पोषक तत्व देख रहे हो आप, पोषक तत्व किसमें ज्यादा, 90% है इसमें, यहाँ जो लिखा हुआ है 90% देख रहे हो, लगभग लगभग में, ऐसा नहीं कि एकदम 90% होता है, लगभग 90% है। तो पोषक तत्व ज्यादा किसमें है, उर्वरक में है। और मिट्टी का स्वास्थ्य क्या करता है, कौन बढ़ाता है, तो खाद बढ़ाता है। ठीक है, तो जब हम खाद देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी का स्वास्थ्य, ह्यूमस उसमें बढ़ता है। और जब हम उर्वरक देते हैं तो उसको क्या होता है, पोषक तत्व मिलता है। तो पौधे को अच्छा, बड़ा और स्वस्थ बनाने के लिए हमें पोषक तत्व की भी जरूरत पड़ती है, और पोषक तत्व के लिए अच्छी मिट्टी की भी जरूरत होती है। तो हम दोनों का प्रयोग करते हैं उसमें। ठीक है, अब मुख्य अंतर में हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रकृति क्या है, उर्वरक। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है, जबकि खाद गोबर और पौधों के अवशेष से बना एक प्राकृतिक जैविक पदार्थ है। ठीक है, उत्पादन कैसे होता है, तो उर्वरक फैक्ट्रियों में बनते हैं और खाद खेतों में तैयार की जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूमस। तो उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस नहीं देते, आपने यहाँ देखा डेटा में, है ना, इस चार्ट में देखा कि जो ह्यूमस है वो ह्यूमस किससे मिल रहा है, खाद से मिल रहा है ना, उर्वरक से नहीं। तो वही है, उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस नहीं देते, खाद मिट्टी को भरपूर ह्यूमस देती है, जिससे मिट्टी की सेहत सुधरती है। और जब सेहतमंद मिट्टी होगी तभी उसमें पोषक तत्व भी मिल पाएंगे, है ना। तो यही उसका मुख्य अंतर है जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब हम आते हैं सिंचाई के तरीकों पे। अब देखिए, सिंचाई, सिंचाई का अर्थ है फसलों को सही समय पर पानी देना, जो आपने फसल के प्रकार में ही पढ़ा है। ठीक है, समय के साथ सिंचाई के तरीकों में बहुत बदलाव आया है। ठीक है, आइए देखते हैं पुराने तरीके कौन कौन से और नए तरीके कौन से हैं। ठीक है, तो पहले पुराने तरीके देखते हैं क्या है, पारंपरिक तरीके थे, कम दक्ष थे। ठीक है, तो पहले पहले क्या होता था, कुएं से लोग पानी निकालते थे, फिर खेतों में पटाते थे, है ना, बाल्टी से। तो कुएं से पानी खींचने के लिए रस्सी और घिरनी का उपयोग किया जाता था, है ना। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये घिरनी है, ये ऐसे लगा होता था कुएं में, है ना। तो इसमें बाल्टी रखा होता था, बाल्टी से खींचते थे, तो इसे हम क्या करते हैं, मोट। ठीक है, फिर एक और तरीका था, वो था चेन पंप द्वारा। अब चेन पंप क्या था, उसके बारे में पढ़ते हैं। चेन पंप क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। एक पहिए से जुड़ी चेन से बाल्टियों द्वारा पानी उठाना। तो एक पहिए से चेन जुड़ा होता था, ठीक है, और चेन में बाल्टी भी वो लगा होता था यहाँ पे, और उसको चेन को घुमा घुमा के उसको पानी भर भर के बाल्टी उठाते थे और खेत में डालते थे। एक होता था ढेकुली, एक डंडे और पत्थर के वजन का उपयोग करके पानी उठाना। अब यहाँ देखो, पत्थर लगा हुआ है यहाँ पे बड़ा सा, एक डंडा है उसके थ्रू पानी उठा रहा है उसके, तो वो था ढेकुली। एक था रहट, बैलों की मदद से एक बड़े पहिए को घुमाकर पानी निकालना, है ना। बैल घूमते होते थे, बैल घूमते थे तो ये भी घूमते थे, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट होते थे, जुड़े होते थे, है ना। तो नीचे पानी होता था तो उसे पानी एक नाली के द्वारा खेतों में जाता था, जिससे क्या होता था, पानी भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता था और खेतों में कम पड़ पाता था। तो आधुनिक तरीके जो आज का तरीके हैं उसमें क्या होता है, जल संरक्षण भी होता है, मतलब आपकी तरह जो पानी है वो बचत भी होता है, और जितने पानी पौधों को चाहिए उतना पानी उसको मिल जाता है ना। उसमें देखिए यहाँ क्या है, एक पाइप लगा है, पाइप में से पानी जो है यहाँ छिड़काव हो रहा है, तो उसका नाम है छिड़काव तंत्र।
इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकलर। ठीक है, तो स्प्रिंकलर क्या है? पानी को बारिश की बूंदों की तरह छिड़का जाता है। यह असमतल भूमि के लिए उपयोगी है। भूमि समतल या असमतल दोनों के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे क्या होता है, पानी का बचत होता है। इसमें कम कम पानी हर जगह दूर दूर तक जाती है। ठीक है, मेहनत भी ज्यादा नहीं लगता और पानी भी बच जाता है, फसल को पानी भी मिल जाता है। दूसरा क्या तरीका है? ड्रिप तंत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रिप। तो पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों के जड़ों में गिरता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। ये सब आधुनिक तरीके। अब देख रहे हो दो पाइप यहाँ, जैसे दो क्यारी में फूल लगे हुए हैं, फसल लगे हुए हैं, दो क्यारी में फसल लगे हुए हैं, इसमें पाइप भी लगा दिया और इस पाइप में छोटा छोटा छेद है। और जब पानी इसमें से जब पास करता है तो छोटे छोटे छेदों द्वारा मिट्टी में वो चला जाता है। और जो मिट्टी से क्या होता है, वो फसल जो है वो पानी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है पहला चैप्टर ये खत्म होता है। इसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। और जानकारी के लिए हमने यहाँ पे अच्छे से इस तरीके सबको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बना दिया है, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अध्याय, जिसमें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर। ठीक है, जिसमें मैंने सारे प्रश्न को तैयार किया आपके लिए। ठीक है, मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।